अभी के टाइम पे कश्मीर में जितने भी पढ़े लिखे हैं वो उतने ही जाहिल हैं। कसम से मुझे इस कश्मीर में घुटन महसूस होती है। मेरे हिसाब से कश्मीरी लोगों की जाहिल होने की वजह एक ये भी है। आखिरकार जम्मू एंड कश्मीर में एनसी ने इलेक्शन जीत लिया और इलेक्शन जीतने के बाद ही उमर अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू आया BBC न्यूज हिंदी में, और इस इंटरव्यू में उन्होंने उसी बात को डिनाई किया जो कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर लिखी थी। वो बात थी रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। देखो इस वीडियो में मैंने एनसी का पूरा मैनिफेस्टो बताया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खुद देख लेना। इस मैनिफेस्टो में पहला वादा था रेस्टोरेशन ऑफ आवर पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस, और इसमें दूसरी बात इन्होंने बोली थी वी स्ट्राइव टू रेस्टोर आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A एंड स्टेटहुड। मतलब हम कोशिश करेंगे आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A एंड स्टेटहुड को वापस लाने की। मगर BBC के इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने बोला जब तक बीजेपी गवर्नमेंट पावर से नहीं हटेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने हमेशा कहा है, और ये सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं, पिछले 5 सालों से मैं कहता आया हूँ कि ये उम्मीद करना कि जिन लोगों ने हमसे 370 छीना वो लोग हमें वापस करके दे देंगे, ये तो बेवकूफ़ी है। अब मुझे एक बात बोलो, जब एनसी को ये पता था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो इस बात को उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर क्यों लिखा? अब मैं लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं लोगों को ये नहीं कहूँगा कि जनाब हम इस हुकूमत से 370 दोबारा बहाल कराएंगे। अच्छा, तुम लोग धोखा देने के लिए तैयार नहीं हो? अभी जो तुम लोगों ने कश्मीरी लोगों को दिया वो क्या है? तुम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात यही बोली थी, क्योंकि तुम लोगों को ये पता था कि आर्टिकल 370 के साथ कश्मीरी लोगों के इमोशन जुड़े हैं और तुम लोगों ने इसी बात का फायदा उठाया। चलो छोड़ो, मुझे तो ये पहले से पता था कि कोई भी पार्टी जीतने के बाद कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मैं जाहिल नहीं हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अभी भी कॉलेज में ही पढ़ता हूँ, मगर ना ही मैं इमोशनल हूँ और ना ही जाहिल। मेरे इस वाले वीडियो की ये क्लिप तो देखो, मैंने पहले ही बोला था कि क्या होगा। आपको पता है कि कश्मीर में नौकरियां किस किस को मिलेगी? जो किसी भी जीतने वाली पार्टी का मेंबर होगा या उस पार्टी के लीडर का रिश्तेदार। ये सारी पार्टियां हमेशा से यही करती आई है, ये जीतने के बाद सिर्फ अपने रिश्तेदारों को नौकरियां देते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। एनसी से मेरी एक गुजारिश है कि आप कुछ अच्छे काम करना कश्मीरी लोगों के लिए, क्योंकि कश्मीरी लोगों को आप लोगों के साथ बहुत उम्मीदें हैं, पता नहीं क्यों। अभी के टाइम पे कश्मीर में जितने भी पढ़े लिखे हैं वो उतने ही जाहिल है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पढ़े लिखे बहुत अच्छे भी है, मैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं कोई किसी की बात ही नहीं सुनता, मानना तो बहुत दूर की बात है। मैक्सिमम कश्मीरी लोगों को लगता है कि शायद पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही लोग रहते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही ये बताया गया है कि कश्मीरी पूरी दुनिया में फेमस है। अरे आप लोग ही आज मुझे बता दो कि हम किस चीज में फेमस है? और दिस कश्मीर इज पैराडाइज ऑन अर्थ। पैराडाइज? सच में मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये किसने बोला कि हम जन्नत में रहते हैं। देखो मेरी एज 19 साल है और कुछ ही महीने में 20 साल का होने वाला हूँ। कसम से मुझे इस कश्मीर में घुटन महसूस होती है। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पे पहाड़ है, वाटरफॉल्स है और ब्यूटीफुल लैंडफील्ड्स है, मगर क्या आपको लगता है कि इसमें सही में पीस होता है? पीस इंसानों के अंदर होना चाहिए और वो यहाँ पे किसी में भी नहीं है। मैंने ये पहले भी बोला है कि कश्मीर गाजा की तरह एक ओपन एयर प्रिजन है। अब सुनो कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का क्या हाल है। जो लोग कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, उनकी बात छोड़ो, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो बाहर निकले हुए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की है, और यहाँ पे सबसे जाहिल वही है। देखो अगर कोई अनपढ़ इंसान किसी पे आंख बंद करके भरोसा करेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं। मगर मैं हैरान होता हूँ उनको देख के जिनको सब पता है लेकिन फिर भी वो किसी के बातों में आते हैं। आपको पता है कि कश्मीर में इतने पढ़े लिखे जाहिल क्यों है? ये चीज भी इसी अब्दुल्ला खानदान के रिश्तेदारों की देन है। आज से करीब 40 साल पहले गुलाम मोहम्मद शाह कश्मीर के सीएम बने थे। ये गुलाम मोहम्मद शाह फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ थे। जब ये सीएम बने तो इन्होंने रिलीजियस बातें करना शुरू किया और कश्मीरी मुस्लिम्स को भड़काया कश्मीरी पंडित्स के खिलाफ। कैसे? अब वो सुनो। इनको कांग्रेस ने सीएम बनाया ताकि ये उनके इशारों पर चले, मगर इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसने ये सोचा कि क्या पता फ्यूचर में कांग्रेस की सरकार रहे ना रहे, मैं कश्मीरी मुस्लिम्स को अपने साथ जोड़ूंगा, उससे वो हमेशा मुझे ही जिताएंगे, क्योंकि उस टाइम पे कश्मीर में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। इसने कश्मीरी मुस्लिम्स को भड़काया कश्मीरी प्रिंसेस के खिलाफ, ये कहकर कि कश्मीरी प्रिंसेस तो इतने कम है वैली में, फिर भी यही हर बड़ी पोस्ट पे क्यों बैठे हैं। हाँ, कश्मीरी प्रिंसेस हर बड़ी पोस्ट पे थे, क्योंकि कश्मीरी प्रिंसेस एक पढ़ी लिखी कौम थी उस टाइम की, जिस टाइम पे कश्मीरी मुस्लिम्स फोर्सेस के साथ लड़ाइयों में मसरूफ थे। उस टाइम पे कश्मीरी प्रिंसेस पढ़ते रहे, मगर बड़ी बड़ी साजिशों की वजह से उनको यहाँ से निकाला गया। मेरे हिसाब से कश्मीरी लोगों की जाहिल होने की वजह एक ये भी है, क्योंकि जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे वो सारे कश्मीरी पंडित्स थे। उनको जब यहाँ से निकाला गया तो यहाँ पे सिर्फ जाहिल लोग बचे, और तब से यही चलता आ रहा है। 1990 में कश्मीरी प्रिंसेस के साथ क्या हुआ, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में देख लेना। देखो ये बात फैक्ट है
जिन लोगों में इल्म की कमी होती है उन पर हुकूमत करना बहुत आसान होता है। अगर आप हिस्ट्री में भी देखो, उन लोगों पर सबसे जल्दी काबू पाया गया जिन लोगों में इल्म की कमी थी, जो कि जाहिल थे। और आज भी कश्मीर में यही चलता आ रहा है। जो भी आता है वो कश्मीरी लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और अपना काम करके चला जाता है। पहले तो इलेक्शन रिलीज में बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फिर इलेक्शन जीतने के बाद 5 सालों तक अपना मुंह भी नहीं दिखाते। इतना बड़ा मैनिफेस्टो था इस एनसी का कि मुझे पढ़ते पढ़ते 2 दिन लग गए। फिर और 5-6 दिन मेहनत करके मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई। मगर अभी एनसी वाले बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब आपको पहले ही पता था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए? और ये तुम क्या बार बार बोल रहे हो कि हम धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो तुमने दिया वो क्या है? चलो छोड़ो, अब सुनो कि क्या क्या काम बहुत जरूरी है कश्मीर के लिए। वैसे मुझे कोई उम्मीद तो नहीं है, फिर भी बताता हूँ। सबसे पहले स्टेटहुड को वापस बहाल करवा दो और ये मत बोलो कि जब बीजेपी सरकार हटेगी तब हम लाएंगे। वो तो तुम लोग उस टाइम पे कांग्रेस के साथ अलायंस में होंगे, तब तो कांग्रेस तुम्हारी बात डेफिनेटली सुनेगी। ऐसा तो आज भी हो सकता है, आपको सिर्फ बीजेपी के साथ अलायंस में आना है, फिर बीजेपी भी आपकी बात सुनेगी। अलायंस में आने के बाद तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, मसला अभी का है। चलो छोड़ो, मैं बोल भी किनको रहा हूँ। और पानी और बिजली की प्रॉब्लम को दूर करो। यहाँ पे लोग आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं पानी के लिए, और बिजली के बिल अमाउंट में कुछ कमी करवा दो। यहाँ पे सब लोग बिजली का फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हो? अच्छा सॉरी, आपने तो बीकॉम किया है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है, अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। वैसे मुझे कोई उम्मीद तो नहीं है कि आने वाले 5 सालों में आप कुछ भी करोगे, फिर भी मेरा काम है सवाल करना, चाहे सामने कोई भी हो। बाकी कांग्रेचुलेशंस। एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ मगर बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। थैंक यू।